नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं वंशागति और विभिन्नताओं से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के कहें तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में अनुवांशिकी के नाम से जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में इससे प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, उससे जरूर पूछे जाते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रश्न को तो देखेंगे ही, साथ ही साथ हम उस प्रश्न से कितने और प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। ओके, तो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, नहीं काम कर रहा। ठीक, देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्या है, महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके। देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन आपके सामने है, डार्विन, ओपेरिन, लेमार्क, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ओपेरिन, लेमार्क, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अब इसमें सही ऑप्शन कौन सा है उसको इसमें से खोजना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसका सही आंसर की। सही उत्तर क्या होगा तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर होगा डार्विन। क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डार्विन। ठीक है, चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे एक साइंटिस्ट और है, ये लेमार्क। कौन है दोस्तों, लेमार्क। लेमार्क की भी एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। फिलॉसफी जूलॉजिक, ये भी क्या है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपके ये पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, डार्विन है। और यहाँ पे ये भी आपको रिमेंबर करना है कि जो लेमार्क साहब की पुस्तक है जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये प्रश्न एग्जाम में बार बार बहुत बार आ चुका है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। थोड़ा सा समझिएगा। जैसे अगर मनुष्य की बात करें, देखिए ह्यूमन, ठीक है। अगर हम मानव की बात करें तो मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, देखिएगा अगर संख्या पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, 46 कहिएगा। अगर यही पूछेगा कितने जोड़ा, कितना जोड़ा, तो आपका जवाब क्या होगा, 23 जोड़ा। ठीक है, अगर संख्या पूछे तो 46, कितने जोड़े पूछे तो 23। तो यहाँ पे देखते हैं कितने हैं, कितने जोड़े हैं, जोड़ा पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया जी, जोड़ा गुणसूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी, यानी कि 23 जोड़ा। ठीक है, और हाँ जी दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत लगती है, प्रॉब्लम होती है, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए, सर ये प्रॉब्लम है, उसका निदान जरूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, थोड़ा सा समझिए। एक बात बताइए, यहां पर कीट है, कीट यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में इंसेक्ट कहते हैं। ठीक है, इंसेक्ट कहते हैं कीट का। मान लीजिए कि ये तितली है, ठीक है, तितली है, तितली का पंख, हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। और फिर हमने लिखा है चमगादड़ का पंख, चमगादड़ का पंख।
एक बात सुनिए, अब इन दोनों में क्या समानता है वो आप समझिए। इन दोनों में क्या समानता है उसको समझना है। देखिए, तितली का पंख है और ये पंख, यानी कि दोनों में पंख ही है, और पंख से क्या करेंगे, ये उड़ते हैं, पंख से उड़ते हैं। कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब यही है कि कार्य एक समान है, कार्य एक समान है। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि आगे क्या है। लेकिन देखिएगा, अगर हम इसके संरचना की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो देखिए चमगादड़ का जो पंख होगा उसमें हड्डियां होंगी, लेकिन तितली के पंख में हड्डियां नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी जो उत्पत्ति है वो एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। और जब एक समान नहीं है, ठीक, एक समान नहीं है, भले कार्य क्या है एक समान है, तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं समवृत्ति अंग। क्या कहते हैं जी, समवृत्ति अंग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसे संरचनाओं को क्या कहते हैं। थोड़ा इस प्रश्न को ध्यान से समझिए कि कह रहे कि वर्तमान प्राणियों में कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिनका उपयोग शरीर में नहीं है लेकिन फिर भी मौजूद हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों। तो आप समझिए कि वैसे अंग जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित हैं लेकिन उनका कोई कार्य नहीं है हमारे शरीर में, तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अवशेषी अंग कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, अवशेषी अंग कहेंगे, और इसको हम लोग इंग्लिश में वेस्टिजियल, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, मतलब कि ये जो जीन है, ठीक है, जीन शब्द किसने दिया था, जीन शब्द किसने दिया था, ये प्रश्न पूछ रहा है, किसने दिया था, जीन शब्द किसने दिया था, ये आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, जीन शब्द किसने दिया था। तो ठीक है, अब देखिए जीन शब्द किसने दिया था, ऑप्शन देखते हैं, वाटसन, वेंडन, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। तो एक बात बता दें, जीन शब्द इनमें से किसी ने नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर डी तो होगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़िए। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मेंडल। ठीक है, क्या नाम है जी, मेंडल, मेंडल। अब जो मेंडल साहब हैं, इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब देखिएगा, इन्होंने एक टर्म दिया था, इन्होंने क्या किया था, एक टर्म दिया था जिसे हम लोग कहते हैं ये फैक्टर। ठीक है, क्या जी, फैक्टर। इन्होंने शब्द दिया था फैक्टर, जो आगे चल करके जो क्या हुआ, जो आगे चल करके जीन कहलाया। ठीक है जी दोस्तों, जो आगे चलकर क्या कहलाया, जीन कहलाया। तो इस जीन शब्द को किसने दिया था। अब याद रखिएगा कि पूछ दिया जाए कि बताइए जीन को किसने फैक्टर कहा था, यानी कि कारक शब्द किसने, फैक्टर को हम लोग कहते हैं कारक। ठीक है, कारक, कारक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपको हम बता दें कारक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मेंडल साहब ने किया था। किसने किया था दोस्तों, मेंडल साहब ने किया था, और जो आगे चल करके क्या बन गया, जीन बन गया। अब दोस्तों जीन शब्द किसने दिया, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि जीन शब्द किसने दिया था।
फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा मेंडल ने इसे फैक्टर कहा था और मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। यानी कि पूछा जा रहा है कि मेंडल का जो रीडिस्कवरी है, यानी कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, कहने का मतलब मेंडल के नियमों का पुनः खोज, मेंडल के नियम का पुनः खोज। ठीक है, अब देखिए मेंडल के नियम का पुनः खोज, तो आपको बता दें दोस्तों मेंडल का जो नियम है इसका पुनः खोज कब हुआ था? तो इसका पुनः खोज हुआ था 1900 ईस्वी में। कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। अब खोज किसने किया था उन्हीं का तो नाम पूछा जा रहा है। तो खोज करने वाले कौन कौन से थे? तो हम आपको बता दें 3 वैज्ञानिक थे। कितने? 3 वैज्ञानिक थे। ओके, अब तीनों वैज्ञानिक में से कौन कौन से थे यहाँ पे? तो 1 नंबर की बात करेंगे, फिर 2 नंबर की बात करेंगे, फिर हम 3 नंबर की बात करेंगे। तो 1 नंबर जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ह्यूगो डिब्रीज। दूसरा वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल कोरेंस। ठीक है, जिनका नाम क्या था? कार्ल कोरेंस। और तीसरा वैज्ञानिक था ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस, टी सेरमोक। ठीक है, टी सेरमोक। यानी कि ये तीनों वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के जो नियम थे उनको खोजा था। ठीक है जी दोस्तों, मेंडल के नियम को खोजा था। तो ये 3 वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन क्यों बढ़ेंगे? कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों का पुनः खोज किया था? सेरमोक है, लेमार्क है, डार्विन है, लिनियस है। तो लिनियस नहीं थे, डार्विन भी नहीं थे, लेमार्क भी नहीं थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेरमोक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर जो आपको दिख रहा है ऑप्शन में ये वो आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेरमोक हो जाएगा। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र थोड़ा सा एक बात समझिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर ये केंद्रक होता है। केंद्रक क्या होता है दोस्तों? केंद्रक होता है। केंद्रक में आपको मिलेंगे ये, जिसको हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। ठीक है, ये क्या है? ये है गुणसूत्र। गुणसूत्र। ठीक है, अब पूछा जाए कि बताइए गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? तो आप बताएंगे कि यह केंद्र पर उपस्थित होता है। और ये क्या है? ये सेल है। ठीक है, ये क्या है? कोशिका। ओके जी, अब थोड़ा सा आप समझो कि पूछ रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र में क्या होता है? क्या गुणसूत्र केवल डीएनए का बना होता है, कि डीएनए और आरएनए का बना होता है, कि डीएनए आरएनए और प्रोटीन का बना होता है? तो आपको हम बता दें दोस्तों कि जो गुणसूत्र होता है ना, आप याद रखिएगा कि गुणसूत्र मुख्यतः डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, लेकिन 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 उसमें ये थोड़ी सी मात्रा में आरएनए भी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डीएनए, प्रोटीन और आरएनए तीनों पाया जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब जो गुणसूत्र होता है ना, अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 होते हैं और 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर होते हैं। ओके, याद रखिएगा। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ, देखिए आनुवंशिक पदार्थ को हम लोग कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ओके, एक और बात सुनिएगा, जेनेटिक मटेरियल आपके डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। यानी कि डीएनए किस रूप में पाया जाता है?
तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, क्या, डीएनए। ठीक है, डीएनए याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? हमने आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए अब आपको हम बताते हैं जीन शब्द किसने दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, जीन शब्द देने का श्रेय किनको जाता है? वो है जॉनसन साहब। जॉनसन ने क्या किया था? जीन शब्द को दिया था। ठीक है, जीन शब्द को किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मलेरिया, दो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग के हैं लेकिन उसको ध्यान में रखना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो आपको हम बता दें दोस्तों कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में उपस्थित होता है। तो ये होता है इसमें गंदा जल में। किसमें जी? गंदा जल में, यानी कि खराब जल में। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो डेंगू बहुत चालाक है, ये गंदा में नहीं जाता, किस में जाता है? साफ पानी में। यानी कि ये कहाँ उत्पन्न होता है? तो साफ जल में उत्पन्न होता है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बाकी सभी जेनेटिक्स के प्रश्न होंगे। अवशेषी अंग का उदाहरण है, देखिए अवशेषी अंग जिसको हमने कहा था वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, अवशेषी अंग। अब अवशेषी अंग कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखेंगे, ऑप्शन को बाद में देखेंगे। अवशेषी अंग, अब ये क्या होता है? तो ध्यान समझिएगा कि वैसे अंग जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं है, जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है लेकिन उपस्थित है, लेकिन अवशेष रूप में उपस्थित है। रूप में उपस्थित है, ठीक है, उसे हम अवशेषी अंग कहते हैं। अंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि अवशेषी अंग में कौन कौन से अंग आते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये पिन्ना, ठीक है, पिन्ना हो जाएगा हमारे की उधर जो पेट होता है ना, सिक्स पैक जिसको कहते हैं, यानी कि उधर की मांसपेशियां, उधर की मांसपेशियां, ठीक है। फिर से हो जाएगा ये क्या कहते हैं, ये भेदक दांत, कैनाइन। फिर हो जाएगा आपका ये निमेषक पटल, क्या होता है बताएंगे अभी। और सबसे महत्वपूर्ण अपेंडिक्स, ठीक है, लगभग 100 पाए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं आप। कर्णपलव, ठीक है, कर्णपलव ये पूंछ का सिर का है, हाँ, कोकिक्स, कोकिक्स, ठीक है। यानी कि देखिएगा कि हमारा जो शरीर है उसमें पूंछ की हड्डी अभी भी उपस्थित है, जो इस बात को बताती है कि हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर थे, ठीक है। तो कोकिक्स भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कर्णपलव की पेशियां ये भी सही है, पूंछ का सिर ये भी सही है, निमेषिक पटल ये भी सही है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अब थोड़ा सा आपको हम बता दें निमेषक पटल में क्या होता है। जैसे देखिएगा, ठीक है, ये आपका आंख हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आंख का ये गोला वाला। तो यहाँ पे देखिएगा ना, ऐसे देखिएगा तो आपको ऐसे संरचनाएं दिखाई देती है। कुछ जीवों में क्या होता है कि ये जो पटल होता है वो आगे और बढ़ता है, पहले आंख कवर होती है, ठीक है, ओके, आंख कवर होती है, फिर इनका पलक झपकता है। तो इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं निमेषक पटल। अब जा करके आईने में अब देखिएगा अपने आंख को, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे आपको लाइन की तरह दिखाई देगी दोस्तों, वही है निमेषक पटल, ठीक है। चलिए प्रश्न नेक्स्ट है कि समजात अंग के उदाहरण।
अब समजात अंग क्या होते हैं इसको आप सुन लीजिए। समजात अंग, ठीक है, समजात अंग बहुत आसान तरीके से आपको हम समझा देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन, समजात अंग। अब देखिएगा इसका डेफिनेशन सिंपली क्या होता है कि वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति एक समान होती है भले उनके कार्य अलग अलग क्यों ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं समजात अंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वैसे अंग, वैसे अंग, ये आपके 2 नंबर के लिए क्लियर हो जाएगा, जिनकी उत्पत्ति एक समान होती है भले ही कार्य अलग अलग क्यों ना हो, अलग अलग क्यों ना हो, ठीक है। क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं समजात अंग, ठीक है। क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे कि मानव का हाथ, ठीक है, घोड़ा का आगे वाला पैर, घोड़ा का अग्रपाद, अग्रपाद यानी कि आगे वाला पैर, ठीक है। तो अब समझिए, मनुष्य का हाथ से हम लोग क्या करते हैं, तो हम पकड़ने का काम करते हैं और वो घोड़ा अपने आगे वाले पैर से चलने का काम करता है। लेकिन अगर हम उसकी हड्डी की बात करेंगे तो उसमें भी रेडिया और अल्ना है, मेटाकार्पल, कार्पल और फेलेंजेस है, जो कि हमारे हाथ में भी है। तो सेम टू सेम, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, तो उत्पत्ति बताती है कि उत्पत्ति एक ही ओरिजिन से हुई है। तो आपको हम बता दें, ये मनुष्य का हाथ और घोड़ा का अग्रपाद ये क्या है, तो समजात अंग है। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, ठीक है, आलू एवं घास के ऊपरी भुवस्तारी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन तीनों के तीनों सही है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा जी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। याद रखिएगा, इससे समानता होती है चिंपैंजी से, ठीक है, चीन के विद्यार्थी से नहीं, ना ही मकड़ी से, ना ही जीवाणु से, किससे, चिंपैंजी से। अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, ठीक है। उन्होंने क्या चुना था, मटर चुना था। क्या चुना था जी, उन्होंने मटर चुना था। चलिए, मटर को हम लोग, कौन सा मटर, तो वो था गार्डन पी, यानी कि बगीचा मटर, ठीक है बाबू, बगीचा मटर। एक और बात समझिएगा, गार्डन पी को हम लोग पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम कहते हैं, यानी कि ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, ठीक है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचा मटर चुना था। अब क्यों चुना था, अगर हो सके तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना था, ठीक है। चलिए आपको एक और बात बता दें, यह द्विलिंगी होता है, ठीक है। क्या होता है जी, द्विलिंगी होता है। एक और बात जानिए, इसमें स्वपरागण होता है, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है, ओके, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए, फ्रेडरिक मिश्र, फ्रेडरिक मिश्र ने न्यूक्लिक नाम, न्यूक्लिक नाम, एक बात समझिए, किसकी बात की जा रही है, फ्रेडरिक मिश्र की, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक मिश्र की, इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, ठीक है। अब जो फ्रेडरिक मिश्र साहब है ना, इन्होंने क्या किया था, तो देखिएगा WBC। अब ये WBC को कहां से, तो एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, हॉस्पिटल बैंडेज, हॉस्पिटल बैंडेज समझते हैं ना, देखिएगा हॉस्पिटल होता है ना,
उसके बाहर क्या होता है, तो कचड़े के ढेर में बहुत सारे बैंडेज फेंके रहते हैं। तो इसमें हुआ यही था कि हॉस्पिटल बैंडेज में लगे हुए पस सेल, पस सेल, ये पस सेल यानी कि डेड WBC, ये WBC, इसमें से इन्होंने एक पदार्थ को एक्सक्रीट किया था। क्या निकाला? एक पदार्थ निकाला था, पदार्थ निकाला। ठीक है, और वो पदार्थ क्या था? निकाला, और उसे क्या कहा? तो उसे इन्होंने कहा न्यूक्लिन। क्या कहा जी? न्यूक्लिन कहा। बात को समझिए, फ्रेडरिक मिक्सचर ने जो WBC से एक पदार्थ निकाला, यानी कि क्या निकाला? DNA निकाला। ठीक है, और क्या नाम दिया? न्यूक्लिन दिया। क्या दिया जी? न्यूक्लिन दिया। ओके, चलिए अब क्या हुआ, तो इनका एक शिष्य था जिसका नाम था अल्टमान। ठीक है, क्या नाम था जी? अल्टमान। अब जो न्यूक्लिन है ये कैसा था? तो एसिडिक नेचर का था। एसिडिक नेचर का था, नहीं होता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का। ओके जी, कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। तो न्यूक्लिन को अल्टमान ने क्या कहा? तो देखिए, इसने देखा कि ये अम्लीय प्रकृति का है, तो अल्टमान ने जो टर्म दिया वो क्या था? तो थोड़ा सा इसको हम जानते हैं। इसने इसे कहा था न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने दिया? न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने दिया? अल्टमान ने। लेकिन फिर भी देखते हैं फ्रेडरिक मिक्सचर ने न्यूक्लिक अम्ल किसे दिया? ये नाभिक अम्ल। ठीक है, नाभिक अम्ल यानी कि वही न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि जो सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, उसमें ये उपस्थित होता है DNA। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको एक एक बात समझ में आ गई होंगी। एक और बात बता दें कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है आपके, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है RNA और दूसरा होता है DNA। RNA और DNA। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने कि किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? ठीक है, जीन शब्द किसने दिया जी? तो जीन शब्द दिया था जॉनसन ने, और इन्होंने ही इसको प्रूव किया था कि क्या है? तो जीन गुणसूत्र का भाग है। तो ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कि 1909 में जॉनसन ने ये प्रूफ कर दिया था कि जीन गुणसूत्र का भाग होता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड होता है, उसको हम लोग कहते हैं अर्ध गुणसूत्र। क्या कहते हैं जी? अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध गुण सूत्र, अर्ध गुण सूत्र कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, ध्यान सुनिए, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार जिनके बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि सुनिए, कहने का मतलब जिनकी उत्पत्ति एक समान है, जिनकी उत्पत्ति एक समान है, भले उनके कार्य अलग अलग क्यों ना हो। जिनकी उत्पत्ति एक समान है, भले उनके कार्य अलग अलग क्यों ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो दोस्तों उसे हम लोग कहेंगे समजात अंग कहेंगे। क्या कहेंगे? समजात अंग, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, ये समजात अंग। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों, पूछा जा रहा है कि कितने कैरेक्टर का स्टडी किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के कितने, तो 7 जोड़े, कितने? 7 जोड़े लक्षण का अध्ययन किया था मेंडल ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए
एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात, लंबे और नाटे पौधे का अनुपात, अब ये अनुपात कितना अनुपात आएगा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले कहा क्या जा रहा है, एक संकर क्रॉस ना, एक संकर क्रॉस को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, यही कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिएगा मेंडल ने अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए जो कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था वो कैरेक्टर था स्टेम की लंबाई, स्टेम की लंबाई। ठीक है, स्टेम की लंबाई। ओके, चलिए हम क्रॉस कराते हैं और आप इसे समझिएगा। ओके, देखिए सबसे पहले इन्होंने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किया था वो तो क्या सेलेक्ट किया था जी, स्टेम की लंबाई, स्टेम की लंबाई को इन्होंने सेलेक्ट किया था। अब देखिएगा स्टेम की लंबाई दो होती है, एक टॉल होता है और दूसरा ड्वार्फ होता है, टॉल और ड्वार्फ होता है। टॉल को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और ड्वार्फ को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। एक और बात बता दें दोस्तों, तो आप समझिएगा कि ये जो टॉल है ये होता है प्रभावी लक्षण। क्या जी, प्रभावी लक्षण। ओके, ये प्रभावी लक्षण है। और जो ड्वार्फ है इसको हम लोग कहते हैं अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। अब ये प्रभावी और प्रभावी लक्षण क्या है, आप इसे क्लास में जरूर पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी, यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रभावी की तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, और वैसे बच्चे जिनका क्रॉस छूट गया है, क्रॉस नहीं समझ पाए हैं, वो आज समझ जाएंगे। डोमिनेंट कैरेक्टर और एक को कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, और जो क्रॉस होगा उसको आप बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए स्टेम की लंबाई ली गई है, तो स्टेम की लंबाई दो होती है, एक होता है टॉल, एक दूसरा होता है ड्वार्फ। थोड़ा सा यहाँ पे नजर दीजिएगा, यहाँ पे हमने कैपिटल में लिखा है, तो कैपिटल किसको डिनोट करता है, डोमिनेंट को, और यहाँ पे जो हमने स्मॉल में लिखा है तो किसको डिनोट करता है, तो वो रिसेसिव को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल टी क्रॉस कराएंगे किससे, स्मॉल टी से। एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये इधर फीमेल और ये मेल, यानी कि थोड़ा समझिए, यानी कि ये वाला जो सिंबल है ये मेल का सिंबल है। ठीक है, आई मीन सॉरी, ये फीमेल का सिंबल है। ओके, किसका सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है, और ये जो सिंबल है ये मेल का सिंबल है। ठीक है, और अगर कहीं कहीं आपको ये भी दिख जाए, ये किसका सिंबल है, मेल और फीमेल दोनों का, यानी कि जो एस्ट्राइल होते हैं ना, जिसको हम लोग किन्नर कहते हैं, उनका सिंबल है ये वाला। ओके, उसकी मतलब नहीं है, हमको ये दिखना ये। फिलहाल देखिएगा ये क्या है, तो ये प्योर टॉल है। क्या है जी, प्योर टॉल है, और ये प्योर ड्वार्फ है, प्योर ड्वार्फ यानी कि बौना है जी। प्योर क्या है, बौना। अब देखिए कैपिटल टी है, आपको भी पता है कि जब गैमेट का निर्माण होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ पर भी आधा हो गया, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आधा हो गया। अब हम इस दोनों को मिला देते हैं, यानी कि यहाँ पे होगा निषेचन। क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी कि जो नर युग्मक है और जो मादा युग्मक है उसको मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि निषेचन क्या होता है और निषेचन कितने प्रकार का होता है। तो निषेचन 2 प्रकार का होता है, एक बाहरी निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है।
अगर हम बाहरी निषेचन की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो मादा जो होती है उसके शरीर के बाहर होता है। और दूसरा बात करेंगे निषेचन आंतरिक कब होता है, यानी कि जब निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है तो उसको हम लोग कहते हैं आंतरिक निषेचन। ठीक है, जैसे कि मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है और मैक्सिमम जो जलीय जीव होते हैं उनमें बाहरी निषेचन की घटना पाई जाती है। ठीक है जी दोस्तों, चलिए तो निषेचन हो गया। तो देखिए कैपिटल टी और ये स्मॉल टी दोनों जब मिलेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये कुछ लॉज हैं, देखिएगा यहां पर जो हमको संतान मिला ये F1 पीढ़ी है। क्या है दोस्तों, ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी में हमको मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये हाइब्रिड टॉल है। क्या जी, हाइब्रिड लंबा पौधा, हाइब्रिड लंबा पौधा है। चलिए एक और बात ध्यान दीजिएगा, एक और बात। अब यहाँ पे जो F1 पीढ़ी है तो मेंडल ने अपना प्रयोग क्या किया था, तो उसमें 2 से अधिक पीढ़ियों तक यानी कि 2 से 3 पीढ़ी तक देखा था, उसके बाद उन्होंने रेशियो दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बढ़ते हैं इसके आगे वाली पीढ़ी में। तो देखिएगा अगर हमको F2 निकालना है, क्या F2 जनरेशन निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो F1 है इसी के संतान में जो F1 पीढ़ी है उसमें 2 संतान को हम क्रॉस करा देंगे। ठीक है, चलिए क्रॉस करा करके देखते हैं। F1 क्रॉस F1, F1 क्या है, प्रथम संतानीय पीढ़ी है। ठीक है, दोनों को क्रॉस कराते हैं और दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं ये सेल्फिंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सेल्फिंग कहते हैं। ठीक है, ओके, सेल्फिंग कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, क्रॉस कराना है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, तो यहाँ पर 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा और दूसरा स्मॉल टी बनेगा। यहाँ पर भी एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। अब देखिए अब दोनों को क्रॉस कराएंगे और क्रॉस कराने के लिए हम सिंपल सा क्या करते हैं, तो क्रॉस कराने के लिए हम एक चेकर बोर्ड ले लेते हैं। देखिएगा, ठीक है, चलिए हम एक चेकर बोर्ड ले लेते हैं। ओके, कहाँ गया रे, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखिएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बोर्ड। ओके, एक तरफ हम रखते हैं किसको, मेल को, एक तरफ रखते हैं फीमेल को। तो देखिए फीमेल वाली तरफ क्या है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। मेल वाला में भी कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। जब कैपिटल टी से क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। जब कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। वैसे ही जब स्मॉल टी कैपिटल टी से, लेकिन जो बड़का है उसको पहले रखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। जब स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, अब देखिएगा अब यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी है, यानी कि यहाँ पे पौधा कैसा होगा, यहाँ पे पौधा होगा लंबा। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल टी एगो है लेकिन प्रभावी है तो ये भी पौधा होगा लंबा, ये भी क्या होगा लंबा, लेकिन ये क्या होगा जी बौना। अब ये कैसे हुआ, तो इसके लिए आपको डोमिनेंट कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिएगा, अब यहाँ पे आप देखिएगा, सुनिए ध्यान से। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 लंबे हैं और एक बौना है। तो जो बाहर से दिखता है उसको हम लोग कहते हैं दृश्य प्रतिरूप, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं जी, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में क्या क्या दिख रहा है, और इसके रेशियो को भी देखें तो फिनोटाइप में दिख रहा है कि हमको लंबा और बौना। ठीक है जी, लंबा और बौना। तो लंबा कितना है 3 है, बौना कितना है 1 है। अगर हम इसके रेशियो की बात करेंगे, लंबा और बौना की रेशियो की बात करेंगे तो 3 लंबा और 1 बौना। ठीक है, तो ये 3 लंबा और 1 बौना हो गया किसका, फिनोटाइप का। ओके जी, चलिए अब यहां पर हम आपको बता दें। ठीक है, ये हो गया। ओके, ओके। अब देखिएगा अब हम यहाँ पे बात करेंगे
इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा। अब देखिए जीनोटाइप में बात करते हैं तो देखिएगा कि आपको दिख रहा है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या हम बताने जा रहे हैं, जीन वाला, कि कौन कौन से इसके जीनोटाइप है। तो देखिएगा कैपिटल टी कितने हैं, तो एक है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, तो दो हैं। और कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी कितने हैं, तो एक है। अगर हम इसके रेशियो की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रेशियो की बात करेंगे, तो रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। यानी कि मेंडल के एक संकर क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो होता है 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो होता है 1:3:1। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रश्न क्या था। एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात था 3:1। अब देखिए, अब यहाँ पे यो नहीं बताया है ओ लंबे और नाटे, यानी कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर बात की जा रही है वही फिनोटाइप का। ठीक है जी, किसकी बात की जा रही है, फिनोटाइप की बात की जा रही है। तो फिनोटाइप का रेशियो अभी आपने देखा था कितना होता है, 3:1। तो क्या हो जाएगा जी, 3:1 है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या जवाब होगा, वो होगा, ठीक है, ये जवाब हो जाएगा बी नंबर। गड़बड़ हो जा रही है, ब्लैक होना चाहिए, क्या हो जाएगा, बी नंबर। ओके, बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न आई होप कि देखिए ये है, आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप ये भी बात समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, द्विसंकर क्रॉस में अब आएंगे। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटाइपिक, देखिएगा फिनोटाइपिक पूछ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये फिनोटाइपिक पूछा जा रहा है, फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जा रहा है। चलिए इसको हम क्रॉस नहीं कराएंगे, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। आप एक ट्रिक याद रखिएगा। अब देखिए जो ट्रिक है ना बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, ओके, बहुत ही खास भी है। चलिए देखिए ट्रिक क्या है, ओके। अब ट्रिक यही है कि इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, तो इसमें आपको मोनोहाइब्रिड का पता होना चाहिए, मोनोहाइब्रिड का रेशियो, चाहे वो फिनोटाइपिक हो और जीनोटाइपिक हो। तो फिनोटाइपिक रेशियो आपको भी पता है कि फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 3:1 होता है। जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 1:2:1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फिनोटाइपिक पूछा जा रहा है, निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर डायहाइब्रिड क्रॉस, फॉर डायहाइब्रिड क्रॉस बहुत ही आसान है कि देखिएगा यहां पे क्या होता है, मोनोहाइब्रिड का देखिए अगर हम क्या निकालना है, फिनोटाइपिक निकालना है, फिनोटाइपिक निकालना है। और जब फिनोटाइपिक निकालना है तो हमको करना क्या है, एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए मेंडल का जो एक संकर क्रॉस है उसका फिनोटाइपिक कितना है, 3:1 है। यहाँ पे क्या निकालना है, डायहाइब्रिड। तो यहाँ पे n बराबर कितना होगा, 2 होगा, क्या होगा जी, 2 होगा, ओके। चलिए कैरेक्टर कितना होंगे, तो 2 होंगे। देख लेते हैं यहाँ पे 3:1 का पावर कितना है, n रखेंगे, और n का मतलब कितना है, तो n का मतलब है 2, कि 3:1 का पावर 2। तो चलिए एक बात बताइए, क्या इसे हम 3:1 इंटू 3:1 गुणे 3:1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थोड़ा समझिए, इसको हम लोग करते गुणा। अब 3 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 3 तरीके 9, ठीक है। 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 3 एकम 3, ठीक है। फिर 1 को 3 से गुणा कीजिएगा तो 1 3 3, फिर 1 को 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, ठीक है। तो
9:3:1, यानी कि ये है इसका जीनोटिपिक रेशियो। आप किताब से मेरा लीजिए, यही आएगा। ठीक है, तो आप याद रखिए ये वाला, चाहे वो ट्राइहाइब्रिड होगा तो 3 कर दीजिएगा, यानी कि n अगर ट्राइहाइब्रिड पूछता है तो n 3 रख दीजिए, चौथा पूछता है तो 4 लिख दीजिए, पांचवा पूछता है 5 रख दीजिए। ठीक है, यानी कि ये आप सिद्धांत याद रखिए। चलिए एक और बता देते हैं जीनोटिपिक निकालने का। तो इसमें क्या है, 1:2:1 का पावर क्या, 2 निकालना है तो 2 लिखेंगे, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1:2:1। ठीक है, अब ये साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, 1:2:1। अब देखिए क्या निकल के आता है, बारी बारी से गुणा करेंगे तो आएगा 1:2:1, फिर आएगा 2:4:2, फिर आएगा 1:2:1, इतना ही आएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा, फिनोटिपिक पूछ रहा है तो ये ऑप्शन नंबर बी। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XX। क्या होते हैं जी, XX होते हैं। फिर है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुषों में पाए जाते हैं XY। ठीक है, पुरुषों में XY पाया जाता है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की बात किसने की थी, डार्विन साहब ने। तो क्या हो जाएगा, डार्विन। ठीक है, अब पूछा जाए डार्विन साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत। पूछा जाए कि बताइए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप याद रखिएगा वो है डार्विन साहब। ओके, इन्होंने यात्रा किया था, किससे यात्रा किया था, तो वह था HMS बीगल जलियान। HMS बीगल जलियान, HMS बीगल जलियान था। ठीक है जी, ओके, HMS बीगल जलियान था। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस, ये तीनों, ये देखिए दोनों तो इसका पूर्वज ही है, लेकिन नाम क्या पूछ रहा है, वैज्ञानिक नाम। तो होमो सैपियंस होता है, ऑप्शन नंबर सी। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों कहाँ हुई है, तो वो हुई है अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग होते हैं, तो वे अंग होते हैं समजात अंग होते हैं। क्या होते हैं जी, समजात अंग होते हैं। और कार्य विषय में समरूप भी हो सकते हैं, समझाते कहेंगे। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास सिद्धांत के जनक कौन है, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अभी बताता हूं, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वंशागति के नियम किसने दिया था, यही पूछा जा रहा है, नाम है मेंडल। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बोस, ग्रेगर जॉन मेंडल। और आपको बता दोस्तों मेंडल क्या थे जी, ये चर्च में रहने वाले पादरी थे, याद रखिएगा। इनमें कौन सही है, ठीक है, डिऑक्सी न्यूक्लिक एटोनिन नहीं, न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको शॉर्ट में DNA कहते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, लेमार्क, डार्विन, अरस्तु, वाइसमान। तो दोस्तों वो वैज्ञानिक है डार्विन साहब ने, ठीक है, जिन्होंने सर्वप्रथम जैव विकास को समझाया था। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कितने प्रकार के, 2 प्रकार की। कौन कौन विभिन्नताएं होती हैं, 1 नंबर में और 2 नंबर में। तो देखिएगा विभिन्नताएं होती हैं, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोमैटिक वेरिएशन,
सोमेटिक, एक होता है जर्मिनल। अब सोमेटिक का आने का मतलब इसको हम लोग कहते हैं जो हमारे सोमेटिक सेल यानी कि जैसे मान लीजिए स्किन में है, इसमें विभिन्नता हो गया, लेकिन जो हमारे डीएनए में होगा उसको जर्मिनल यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सोमेटिक और जर्मिनल। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक जो मेकअप होता है उसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीन प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, जीनोटाइप। ठीक है, जीन प्रतिरूप। ओके ओके, जीन प्रतिरूप भी है और जीनोटाइप भी है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा तो दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। जीन प्ररूप यानी प्रतिरूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं सामने, उसको कहते हैं लक्षण प्रतिरूप यानी कि फिनोटाइप। यानी कि आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे दो नाक नहीं, एक ही नाक है, 2 कान है, 2 आंख है, ये सब बाहरी बनावट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रेगर और मेंडल व्यक्तिगत जीवन से क्या थे, तो अभी हम जस्ट बताया था वो थे पादरी थे। क्या चीज, पादरी थे। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था, तो जनक पीढ़ी को उन्होंने सूचित किया था किससे, पी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाती है, तो जीन कोष कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, तो वो जीन कोष कहलाती है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जातीय उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक प्रजनन होती है। स्वपरागण होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों को खोज को कहा जाता है, दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर यानी कि आणविक जातिवृत्ति, आणविक जातिवृत्ति। ठीक है, मॉलिक्यूलर। ओके, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न होते हैं, यानी कि जीवों में प्रजनन की बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है। दोस्तों ये जो पॉइंट है वो डार्विन साहब के थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित है। तो ये डार्विन साहब कहाँ है, डार्विन के द्वारा। ठीक है, ये आगे डार्विन साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, बताइए। डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसमें 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, एक एडेनिन सॉरी, एक प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडिन। ठीक है, एक और देखिए पिरिमिडिन और प्यूरिन, पिरिमिडिन और ये प्यूरिन, पिरिमिडिन और प्यूरिन 2 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। कितने, 2 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिएगा, एक होता है एडेनिन गुआनिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, ठीक है, देखिए एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है गुआनिन, तीसरा होता है साइटोसिन और चौथा होता है थाइमिन। ठीक है, ये डीएनए में पाया जाता है। चलिए एक खास बात बताते हैं आपको प्रश्न के लिए। देखिएगा, एडेनिन जो होता है ना वो हमेशा थाइमिन से जुड़ा होता है। इसके बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। और डबल कौन सा बॉन्ड होता है जी, एच बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। वहीं पे हम गुआनिन और साइटोसिन की बात करें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अगर आपके प्रश्न एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। नाइट्रोजन क्षारक पूछ रहा है, 2 प्रकार के भी हो सकते हैं, ये ऐसे, तो चलिए इसको ऐसे 4 प्रकार करते हैं। ठीक है, और ये 2 प्रकार भी थोड़ा सा हो सकता है। तो नाइट्रोजन क्षारक 2 ही प्रकार के होते हैं, छोड़िए इसको, आप यही याद रखिए 2 प्रकार के। ओके,
पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं, समझात, असमझात, अवशेषी। समझात, असमझात, अवशेषी। पक्षी और तितली के पंख डिस्कस कर चुके हैं, समझात, असमझात, अवशेषी। ऑप्शन नंबर ये असमझात, यानी कि कार्य तो दोनों का है उड़ना, लेकिन उत्पत्ति एक समान नहीं है, तो असमझात हो जाएंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नताओं तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया था, कितने दिन के बाद आया है? जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। क्या है दोस्तों? जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या देखिए, मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी। कौन जी? चिंपैंजी, ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू ऑल। मिलते हैं हम लोग कल, यानी कि नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और बहुत इसमें इंफॉर्मेशन भी है, और बहुत सारे प्रश्न भी है जो कि आपके एग्जाम से संबंधित है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।